नमस्ते। मेरे साथ फिर से एक बार एक अहम मेहमान हरभजन सिंह सिद्धू साहब, जनरल सेक्रेटरी हिंद मजदूर सभा, अ, जो भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, उसके जनरल सेक्रेटरी। नंबर को एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि कितने लाखों और कितने मजदूर की रहनुमाई करते हैं। मैं सिद्धू साहब एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ। आप लोग जो काम करते हैं उसमें पुलिस का की बर्बरता, जेल जाना, लाठी डंडे, ये किसी भी ट्रेड यूनियन वर्कर के लिए, ट्रेड यूनियन आधार के पदाधिकारी के लिए एक एक आम बात हो सकती है। लेकिन हमारे आपके घर के जो बच्चे हैं, जो 15 से 20 साल 25 साल के लिए के बच्चे हैं, जो जो मुख्य रूप से छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, 20 जुलाई को जो दिल्ली में हुआ, वो मेरी जानकारी, मेरी याद में इस तरह का काम मैंने तो नहीं सुना था। मैंने सुना था लाठीचार्ज हुआ, मैंने सुना था पुलिस गोली चलाई, लेकिन ये सारी चीजें निरीह छात्र जो केवल अपनी कुछ एक मांग लेके आया है, कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई आक्रमण नहीं है, अपनी मांग को के लिए कुछ एक, और जो उसकी वाजिब मांग है उसके साथ बेईमानी हुई है। इस पे मैं पहले एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि उस दिन जो 20 तारीख को दिल्ली में हुआ, वो हमारे अब उसको लोकतंत्र बोलिए, सरकार बोलिए, कितना एक वो हरदम खराब दिन के रूप में याद किया जाएगा। मैं पहली टिप्पणी वहीं से शुरू कर रहा हूँ, सिद्धू साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। ये इतना गंभीर विषय है कि हमारा देश लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है और हमारे संवैधानिक तौर पर हर नागरिक को अपनी बात को रखने का छूट है। संवैधानिक तौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो हमारा राइट है। और अगर देश के अंदर सरकार का असफल हो रही है ईमानदारी से पेपर कराने में, और उसमें बड़े बड़े जो एक गैंग हैं, जो मैं समझता हूँ कि देश के आम नागरिक के कमाई के पैसे को लूट रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन देने के नाम से। आपने देखा होगा कोटा में एक हब बना हुआ है, ऐसे बड़े बड़े हब दिल्ली में भी बने हुए हैं। तो इस सरकार जो है उन जो इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे मिले हुए हैं और वो गारंटी देते हैं कि जो हमारे पास हमारे को 5 लाख रुपया फीस देगा, बच्चे को दिल्ली में आगे पढ़ाएगा, उसका बच्चा आईएएस आईपीएस बनेगा। वो उनकी प्लेसमेंट जो है वो 99.9 नंबर ले आएगा वो। तो वो सारी गैंग है जो इस सारे चीज़ों को देश में शिक्षा को बेच रही है। और ये सरकार की इलेक्टेड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि वो एक फेयर तरीके से अपना जो पेपर है उसको कंडक्ट करवाए और जो जिसकी काबिलियत है वो उसमें पास होकर अपनी अपनी प्लेसमेंट ले। परंतु पिछले कई सालों से लगातार ये देखने को आ रहा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है वो शिक्षा को प्राइवेटाइज करने में उन्होंने एक प्रोफेशनल धंधा बना दिया है। और जो सरकार कहती है दिस इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन दी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मतलब ये बहुत कष्ट की बात है कि देश के अंदर देश की जनता ने सरकार को चुना है, तीसरी दफा पावर में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 8,000 उसका टीचर, उसका असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका लैब सुप्रेंट और उसके अदर दूसरे मिसलेनियस स्टाफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट पे कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाले होंगे तो वो कैसी शिक्षा देंगे को उसको 24 घंटे अपनी नौकरी का एक खतरा बना रहता है। और बजट अलॉटमेंट जो है हर साल बढ़ाना तो दूर की बात है, उसको कट करते हैं कि किस तरीके से हमारे 90,000 स्कूल बंद कर दिए तो इतनी सेविंग हो गई, इतने टीचर चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे देश की नागरिक के साथ, बच्चों के साथ सरकारें अन्याय कर रही हैं। जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, अब ठीक है वो दिखावे के लिए तो जरूर आ रहे हैं उनको समर्थन देने के लिए, पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी को मौका मिला है केंद्र में आकर सरकार चलाने का। किसी ने भी हेल्थ को और एजुकेशन को ये धंधा ना बनाकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसके ऊपर हैंडसम अमाउंट जो कम से कम 8-9% अलॉटमेंट करके उसको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखे। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके बारे में एजेंडा ही नहीं है उनका किसी का। पर अब कह रहे हैं कि लाठी चल गई, बच्चों को इतनी बुरी तरह से मारा है। ये मतलब इतना अत्याचार, वो दे आर नॉट क्रिमिनल्स, वो मतलब वो हमारे देश के नागरिकों के बच्चे हैं और अपने भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं।
और वो मैं दूसरे इश्यूज पे नहीं जाऊंगा कि भाई वो एक हमारे चीफ जस्टिस जो है वो ऐसा उन्होंने रिमार्क्स पास कर दिया, वो कर देते हैं। उन्होंने ट्रेड यूनियन के ऊपर भी किया था। उन्होंने कह दिया कि ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं ये कॉकरोच है ये और परेशानी पैदा करते हैं। अब उसी पे पॉलिटिकल पार्टी बन गई और उसी पे ये सारा चीजें हो गई। वैसे तो देश में हर स्टेट के अंदर बच्चों के स्टूडेंट्सों के अपने एसोसिएशनें बनी हुई हैं, यूनियन बनी हुई हैं। वो अपनी अपनी जगह पर प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन अपने राइट्स के लिए करते हैं, परंतु उनको सुनता ही कोई नहीं है। क्योंकि किसी भी, मैंने देखा है, मैं बहुत डीपली सबके साथ मेरे रिलेशन है पॉलिटिकल पार्टीज के, किसी के एजेंडे में ये आइटम ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल 12 वेंटिलेटर बेड है सिर्फ दिल्ली में, जो दिल्ली की 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है। और अगर जो उसमें अगर आप खड़े होकर 10 मिनट देख लेंगे, एम्बुलेंस पे ऊपर एम्बुलेंस लगी हुई है सीरियस पेशेंट लाने को, और दूसरी तरफ एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस लगी है डेड बॉडी ले जाने को, क्योंकि आईसीयू में जगह ही नहीं है। बाहर आईसीयू छोटा रखते हैं तो उसमें डॉक्टर कांटेक्ट पे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं एमबीबीएस किए हुए हैं वो कांटेक्ट पे लगे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है। अब वो इतना वर्कलोड है उन पर, अगर उनसे पूछें कि भाई पेशेंट का क्या हाल है, वो बच्चे बिल्कुल नाराज हो जाते हैं और अपने जाके डॉक्टर रूम में बैठ जाते हैं, पेशेंट को छोड़ देते हैं भगवान भरोसे। तो अगर कोई भी मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर जाके देखता है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में क्या हो रहा है, वहां पर लोगों को उनकी हेल्थ का ध्यान हो रहा कि नहीं हो रहा। बाकी जिस विषय पर आपने मेरे से बात करने के लिए कहा है, ये एक बहुत ही धब्बा है हमारे देश के अंदर। जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था और उनको जगह अलॉट की हुई थी, जंतर मंतर पे जो धरना होता है, और जो लड़का विदेश से आया है वो अभिजीत जो है वो उसको पुलिस एस्कॉर्ट्स में लाए हैं और मंच पे उसको बैठा दिया है। और अभी क्योंकि उसमें मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा कि भाई ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना देश में, उनकी कोई डिस्ट्रिक्ट कमेटियां नहीं है, वहां पर कौन कौन घुस गए सिविल ड्रेस में। अब ये देखिए कितना क्राइम है कि सिविल ड्रेस में, अब मालूम नहीं वो कौन है, एंटी सोशल एलिमेंट है या सिविल ड्रेस में पुलिस वाले हैं। और जो पुलिस वालों ने भी यूनिफॉर्म पहन रखी है, ना किसी की नेम प्लेट है, ना किसी का पुलिस नंबर है, ना कोई उसके बेल्ट का नंबर है, वो अपना लठ लेके जो बच्चा मिल रहा है उसको बुरी तरह से तोड़ रहे हैं। बच्चे एडमिट पड़े हैं हॉस्पिटल में, इतने बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। वहां पर लोग बाग सेवाएं कर रहे हैं, उनके लिए पानी पहुंचा रहे हैं, उनके लिए खाना पहुंचा रहे हैं, परंतु गवर्नमेंट की तरफ से कहीं वाटर टैंकर नहीं खड़ा है। वहां एक ट्रक खड़ा है पत्थरों का, ईंट का भरा हुआ, और ईंट जलाने के लिए। अब कौन लाके वो ट्रक खड़ा करा है? वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, सब जंतर मंतर के ऊपर इतने कैमरे लगे हुए हैं कि परिंदा भी निकलता है तो उसके कवर में आता है। वो ट्रक कौन लाके खड़ा कर गया, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो अब सरकार इसको ये इशू बना रही है कि ये हमारे खिलाफ साजिश है। मैंने सुना एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को कि ये टुकड़े टुकड़े की गैंग है, ये जो हमारे खिलाफ शुरू से ही हमारी गवर्नमेंट को अस्थिर करने में लगी है, ये सब उन्हीं का काम है। तो ये कितनी शर्मनाक बात है, बजाय कि वो अपनी गलती को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करें कि हमारे देश के जो फ्यूचर ऑफ द कंट्री है, बच्चा पढ़ लिख कर उन्होंने IAS IPS बनकर या दूसरी सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में जाकर CEO वगैरह बनना है, उनके ऊपर पुलिस इतने अत्याचार करे और इस तरीके का निहत्थे बच्चों को जख्मी करके फेंक दे सड़क के ऊपर, ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण है। और अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये हमारे खिलाफ साजिश है, तो बच्चों को रिलीफ कहाँ से मिलेगा, उनको न्याय कहाँ से मिलेगा? मेरा तो ये कहना है। जी सिद्धू साहब, मैं एक छोटी सी चीज, क्योंकि आपने कहा, मुझे मेरे मन में भी था। देखिए, इस कॉकरोच जनता पार्टी के, मैं तो हरदम जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इसके संस्थापक तो हमारे जस्टिस सूर्यकांति माने जाएंगे। उन्हीं का एक बहुत ही अजीब सा रिमार्क से ये सारा मामला शुरू हुआ। लेकिन कल भी मुझे बहुत बहुत आश्चर्य हुआ कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई, और ये पिटीशन आई कि भाई 20 तारीख को जिस तरह से बच्चों को लठ में कीले लगा के, बिजली वाले डंडों से और इस तरह से मार पिटाई हुई है, बिना वर्दी के लोग हैं, ये सारी चीजें हुई हैं, उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास इन सबको ये सब सुनने का टाइम नहीं है। उसने कहा भाई आप वीडियो देख लीजिए सारे, उन्होंने वीडियो देखने का टाइम नहीं। ये भारत के जो न्याय व्यवस्था है उसके सबसे बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति फिर किस लिए बैठा है? अगर इस देश में बच्चों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, जिनका कोई पार्टी नहीं है, उनकी कोई पार्टी नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, उनका वो एक
न्यूट्रल लोग हैं, उसके लिए अगर ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि न्याय व्यवस्था भी हमारी मतलब बिल्कुल धाराशायी हो रही है? नहीं, ये तो जहां पर गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइज अटैक होगा ना जी, वो उसमें हमारी लॉ एंड ऑर्डर तो उनको डायरेक्शन दी गई है कि आपने इनको खदेड़ना है, इनको भगाना है यहाँ से। अब वो छोटी छोटी लड़कियां बेचारी, मैंने देखा, मैं सीपी से निकला हूँ, वो जो बेचारी सिर्फ हमदर्दी के तौर पर आई हुई है, परंतु उनको अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। पूरा ये तो सारा नेट तो सारा बंद कर रखा है, मेट्रो स्टेशन सब बंद कर रखे हैं। तो ये इमरजेंसी लगा दी इन्होंने दिल्ली के अंदर, तो इस तरीके का हाल कर रखा है। तो ये तो मैं समझता हूँ ये सरकार इसको हल नहीं करना चाह रही है, इसको दबाना चाह रही है, दमन करना चाह रही है सरकार को। जी जी, मेरा तो ये मैं अंतिम प्रश्न पूछ के खत्म करूंगा। जैसे ट्रेड यूनियन को बिल्कुल ये नियत साफ है कि अब ट्रेड यूनियन इस सरकार को अच्छा नहीं लगता है, किसी भी तरह का यूनियन। उसी तरह से स्टूडेंट यूनियन भी कम से कम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बंद है। दिल्ली में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं। मेरा मानना यह भी है कि अगर आज स्टूडेंट यूनियन सारी जगहों पे ठीक से हो रहे होते तो एक ऑर्गेनाइज चैनल था जिससे सरकार बात कर सकती थी अपनी बात। अब आपने स्टूडेंट यूनियन ही बंद कर दिया, नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है जो देश में इस तरह के बार बार कहीं ना कहीं से कुछ हो जा रहा है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उस पर खतरा भी ज्यादा है। मैं इस पे एक अंतिम प्रश्न करके आपसे खत्म करूंगा। ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, उसमें ट्रेड यूनियन जो स्टूडेंट्स की हैं वो स्टूडेंट्स राइट्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसको पॉलिटिकलाइज कर दिया गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना स्टूडेंट विंग बना लिया है, उनको इलेक्शनों में यूज करते हैं और तरह तरह के अपनी पार्टी को सरकार में आने के लिए उनको यूज करते हैं। सरकार में आने के बाद उनको भूल जाते हैं। तो ये स्टूडेंट यूनियनों को राइट पूरा उनका होना चाहिए कि भाई वो अपनी यूनियन बनाएं और अपने हितों के लिए बात करें। ये पेपर लीक करने वाला ये क्रिमिनल एक्ट है सर। इसमें जो भी नेटवर्क है, ये पूरा का पूरा साजिश है, ये सब सारे के सारे बहुत बड़े गुंडे हैं ये, और ऑर्गेनाइज क्राइम है ये अनऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। इसमें अरबों रुपए का खेल है। इसके अंदर जो है लोग बाग इन्हीं के पैसे से मतलब कलेक्शन देकर मंत्री बनते हैं। जहां जहां पर भी बड़े हब है एजुकेशन के, वो इनसे बड़े आराम से 500,000 करोड़ रुपया आराम से इकट्ठा कर लेते हैं इनसे, और ये देते हैं। और तभी तो इतने बड़े पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि पेपर इनको बताया जाता है और तब ये अपना मार्क्स पेपर में फुल पेज पे न्यूज़पेपर में लिखते हैं हमारे बच्चे ने 99.9 मार्क्स ले लिया है। तो अब वो ऐसे कैसे आ जाएगा इतना, 100 में से 99.9 नंबर आ जाएंगे। वो सब गारंटी लेते हैं कि भाई हमारे को यहाँ पर बच्चा भर्ती करो, और वहां पर हालत क्या है, कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। अब वो पास नहीं होते, माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हैं, वहां बैठे हैं, अगर वो मेरिट में नहीं आ रहे, फेल हो रहे हैं, तो वो सुसाइड की तरफ जाते हैं। इस तरफ गवर्नमेंट का बिल्कुल देश का जो भविष्य है बच्चों का, आगे फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। ये एजुकेशन बेच रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता ये सारी पॉलिटिकल पार्टी कर क्या रही हैं। मतलब कि अब आप सिर्फ उन पे लठ चल गए, उन पे डंडे चल गए, उन पे इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया, बारिश में उनको बुरी तरह से गुंडे पीट रहे हैं वहां पर, तब तो हमदर्दी के लिए आप आ रहे हैं। पर जब आप पावर में आते हैं तो ये एजुकेशन को बेचना बंद क्यों नहीं करते हैं? हेल्थ सर्विस को क्यों नहीं अब आम सिटीजन नागरिक के लिए खोलते हैं? मेरा अपना एक्सपीरियंस है सर, जितने भी ऑर्गेनाइज्ड अटैक हैं सिटीजन के ऊपर, चाहे वो ट्रेड यूनियन लीडर हैं, चाहे वो किसान हैं, हमारे किसानों को नहीं कहा था ये खालिस्तानी हैं और ये टेररिस्ट हैं, इनको फॉरेन फंडिंग आ रही है। उनको कितने बुरी तरीके से उत्पीड़न किया था, उनको इतनी बुरी तरह से पुलिस ने मारा था वहां पर, वो भी ऑर्गेनाइज क्राइम था। 84 का आपको याद होगा, दिल्ली में सरकारों के गले में टायर डाल डाल के जला दिए थे। सिद्धू साहब 700 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे भाई किसान। 750 लोग बाग शहीद हुए जी, और इन्होंने प्रॉमिस किया था कि उनके फैमिली को, डिपेंडेंट्स को हम नौकरी देंगे। जिस गांव से खाना आ रहा था उस गांव में ट्रॉली पे डेड बॉडियां जा रही थी, और 13 महीने वो हमारे देश में किसान अन्नदाता जो है वो अपने ऊपर जाति कर रहे थे, रॉन्ग पॉलिसी लाए थे, 3 बिल उनके खिलाफ बैठा था। उनको बॉर्डर बना दिया था, पाकिस्तान से भी संगीन बॉर्डर हमारा दिल्ली का बॉर्डर बन गया था। तो ये ऑर्गेनाइज अटैक ऑन सिटीजन जो है, जो गवर्नमेंट खुद ऑर्गेनाइज करके करती है, ये इसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। उन्होंने किसानों ने किया, उन्होंने शहादत दी। ये पहली हिस्ट्री दुनिया की बनी है कि 750 आदमी किसान अपने ऊपर जो हमले हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने शहादत दे दी। और ये बच्चे भी अभी जख्मी पड़े हैं हॉस्पिटल में, कोई देखने सिर्फ
तमाशा करने के लिए जा रहे हैं वहां पर, उन पर उनका सोच नहीं रहे कि किसने मारा है इसको। ये सिविल ड्रेस में लोग बाग दिखा रहे हैं। अब जो आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक, वो इलेक्ट्रिक शॉक लड़कियों को बारिश में दे दिया, कल की परसों की बात है, और वो तड़फ रही हैं कि भाई हमारे को बारिश में इलेक्ट्रिक शॉक लगा रहे हैं। और कुछ लड़के तो मैंने देखे सिविल ड्रेस में हैं, उनको अगर कोई जर्नलिस्ट पूछ रहा है कि आप कौन है भाई, और उसने उसी के ही लाठियां बजानी शुरू कर दी जर्नलिस्ट के जो उसका रिकॉर्डिंग कर रहा है। ये तो सरेआम मॉब मेंटालिटी, गुंडागर्दी शुरू कर दी ना। ऑर्गेनाइज क्राइम है सर ये ऑर्गेनाइज क्राइम जहां पर होगा, नागरिक के ऊपर उसका उत्पीड़न होता है, उसका हकों की जो है हनन हो रहा है, इसके ऊपर तो भगवान ही मालिक है। जब बाढ़ खेत को खाना शुरू कर देगी तो उसको कौन बचाएगा। हम भी ट्रेड यूनियन वाले 29 तारीख को दिल्ली में किसानों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं, तो आप देखते हैं हमारे ऊपर भी क्या अत्याचार होगा, कैसे हम मुकाबला करेंगे उस बात का। जी। और इस ये जो नीट परीक्षा है, इसके पेपर लीक के बाद इसने भी अपनी बलि ले ली है। करीब 25-30 बच्चे इसमें भी सुसाइड कर लिए हैं, क्योंकि इतना प्रेशर है और इतना वो है, उन्होंने भी सुसाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धू साहब बातचीत करने के लिए। थैंक सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने मौका दिया मेरे को। ये बहुत बर्निंग इशू है देश के अंदर, और ये देश का हमारा प्रजातंत्र के ऊपर एक धब्बा है, बहुत बड़ा धब्बा है। जी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।